आज का यह वीडियो लेक्चर कक्षा 11 विज्ञान वर्ग के छात्रों के लिए है, जिसमें रसायन विज्ञान के अंतर्गत जो पहला चैप्टर है, रसायन के मूल सिद्धांत या बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ केमिस्ट्री। इस चैप्टर में हम रसायन विज्ञान की कुछ बेसिक बातों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले रसायन विज्ञान किसे कहते हैं? रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री फिजिकल साइंस की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पदार्थों के गुणों, संरचना, संघटन और उसमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं। पदार्थों के गुणों, संरचना, संघटन और उसमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं, रसायन विज्ञान कहलाती है। इसके अंतर्गत वास्तव में केवल पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। फिजिकल साइंस की एक और शाखा होती है जिसे कहते हैं भौतिकी या फिजिक्स। फिजिक्स के अंतर्गत पदार्थ और ऊर्जा के अंतर संबंधों, पदार्थ और ऊर्जा के अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। वास्तव में फिजिक्स में पदार्थ पर ऊर्जा का क्या प्रभाव पड़ता है, इसका अध्ययन किया जाता है। और रसायन विज्ञान के अंतर्गत पदार्थ के, केवल पदार्थ के, ऊर्जा की बात नहीं है, पदार्थ के गुणों, संरचना, संघटन और उसमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। फिजिक्स और केमिस्ट्री में जो ये अंतर है, इस बात की जानकारी आपको होनी चाहिए। रसायन विज्ञान की शाखाएं। रसायन विज्ञान में अनेक शाखाएं हैं, जैसे अकार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन, भौतिक रसायन या वैश्लेषिक रसायन। इनको एक एक करके आपको जानना है। पहला है अकार्बनिक रसायन। अकार्बनिक रसायन या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन के यौगिकों को छोड़कर शेष सभी तत्वों के यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, अकार्बनिक रसायन कहलाती है। इसके अंतर्गत कार्बन को छोड़ करके अन्य सभी तत्वों के यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। जबकि दूसरा है कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बनिक रसायन के अंतर्गत कार्बन के यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। वास्तव में कार्बनिक रसायन के अंतर्गत कार्बन के कुछ यौगिकों और स्वयं कार्बन का अध्ययन नहीं किया जाता, जैसे स्वयं कार्बन, कार्बन के मोनोऑक्साइड, कार्बन का डाइऑक्साइड या कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट HCO3, जैसे मान लीजिए सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 या सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। तो कार्बन तत्व का, कार्बन के ऑक्साइडों का, कार्बोनेट का या बाइकार्बोनेट का अध्ययन हम कार्बनिक रसायन के अंतर्गत नहीं करते। इन सभी पदार्थों का अध्ययन अकार्बनिक रसायन में किया जाता है। इसका कारण है कि इनकी उत्पत्ति अकार्बनिक मानी जाती है, अर्थात निर्जीवों से मानी जाती है। प्राचीन काल से ऐसा विश्वास था कि कार्बनिक यौगिकों की उत्पत्ति सजीवों से होती है, पेड़ पौधों से होती है। इसलिए इन पदार्थों की उत्पत्ति सजीवों से न मानकर निर्जीवों से, कंकड़, पत्थर, चट्टान, पृथ्वी, इन सब से मानी जाती है। अतः इन यौगिकों का या इस तत्व का अध्ययन अकार्बनिक रसायन के अंतर्गत किया जाता है। तीसरा है भौतिक रसायन। भौतिक रसायन या फिजिकल केमिस्ट्री।
फिजिकल केमिस्ट्री। भौतिक रसायन के अंतर्गत उन नियमों और सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है जिस पर विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं। वे नियम और सिद्धांत जिन पर रासायनिक अभिक्रियाएं आधारित होती हैं, उन नियमों और सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। चौथा है वैश्लेषिक रसायन या एनालिटिकल केमिस्ट्री। वैश्लेषिक रसायन या एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री वास्तव में रसायन विज्ञान की इस शाखा के अंतर्गत एनालिसिस किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। किस बात का विश्लेषण किया जाता है? विभिन्न यौगिकों में तत्वों का गुणात्मक और मात्रात्मक, अर्थात वो गुण की दृष्टि से कैसे हैं और मात्रा की दृष्टि से किस प्रकार के हैं, वे कितनी प्रतिशत मात्रा में उपस्थित हैं और कौन कौन से तत्व हैं किसी भी यौगिक में। जैसे चूना पत्थर है CaCO3, तो यदि हम इसका गुणात्मक विश्लेषण करें तो इसमें 3 तत्व पाए जाते हैं, कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन। तो गुणात्मक विश्लेषण के आधार पर पता चलता है कि यह कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन से बना हुआ है, किंतु मात्रात्मक आकलन करने पर यह पता चलता है कि 40% कैल्शियम, 12% कार्बन और 48% ऑक्सीजन ये कैल्शियम कार्बोनेट में उपस्थित होता है। तो गुणात्मक विश्लेषण में कौन कौन से तत्व उपस्थित हैं इसकी जानकारी होती है। मात्रात्मक विश्लेषण में कितने कितने तत्व कितनी प्रतिशत मात्रा में उपस्थित हैं इस बात की जानकारी होती है। तो वैश्लेषिक रसायन के अंतर्गत हम इन बातों का अध्ययन करते हैं। कुछ उपशाखाएं भी हैं, जैसे रसायन विज्ञान की कुछ उपशाखाएं, जैसे जो महत्वपूर्ण शाखाएं हैं उनका नाम हम यहाँ पर लेंगे। जैसे पहला है कृषि रसायन। कृषि रसायन या एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री। एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री। रसायन विज्ञान की इस शाखा अर्थात कृषि रसायन के अंतर्गत विभिन्न उर्वरकों जो कृषि में प्रयुक्त होते हैं, विभिन्न उर्वरकों के उत्पादन से संबंधित नियम और सिद्धांत या उनके उत्पादन का तरीका या विधि, इन सब की जानकारी प्राप्त की जाती है। इसके अतिरिक्त कृषि में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न प्रकार के कीटनाशक अर्थात इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड, पेस्टनाशक, इन पदार्थों का उत्पादन कैसे किया जाता है, प्रयोग कैसे किया जाता है, इन सभी बातों की जानकारी प्राप्त की जाती है। दूसरा है औद्योगिक रसायन। औद्योगिक रसायन, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। औद्योगिक रसायन के अंतर्गत विभिन्न उद्योगों में विभिन्न पदार्थों का उत्पादन किन सिद्धांतों पर आधारित है या उत्पादन करने की विधि क्या हो सकती है, इन सभी बातों का अध्ययन किया जाता है। जैसे सीमेंट का उत्पादन, सीमेंट का कंपोजिशन या सीमेंट का निर्माण करने की विधि, इन सब तथ्यों का अध्ययन हम औद्योगिक रसायन के अंतर्गत करते हैं। जितने भी उद्योग हैं वो सभी औद्योगिक रसायन पर आधारित होते हैं। तो उद्योगों से संबंधित समस्त जानकारी हम औद्योगिक रसायन के अंतर्गत करते हैं। ऐसे ही एक शाखा है जैव रसायन। जैव रसायन या बायोकेमिस्ट्री।
बायो केमिस्ट्री। बायो अर्थात जीव। यह देखा गया कि सजीवों में, जैसे पौधों में या जंतुओं में, विभिन्न प्रकार की जैविक अभिक्रियाएं चलती हैं या जैव रासायनिक अभिक्रियाएं चलती हैं। तो सजीवों में चलने वाली जैविक अभिक्रियाएं या जैव रासायनिक अभिक्रियाएं किस प्रकार से संपन्न होती हैं, उनका अध्ययन जैव रसायन के अंतर्गत किया जाता है। और इसके अंतर्गत जीवों में पाए जाने वाले विभिन्न पदार्थों, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या लिपिड या विटामिन्स, इन सभी की संरचना या संगठन या इन सब के गुणों का या कृत्रिम विधि से, जैसे विभिन्न प्रकार के विटामिन्स हैं, इन सब का उत्पादन कैसे किया जा सकता है, इन सब का अध्ययन किया जाता है। अब हम पदार्थों का वर्गीकरण समझेंगे। पदार्थों का वर्गीकरण। सबसे पहले पदार्थ किसे कहते हैं? पदार्थ या सब्सटेंस, मैटर किसे कहते हैं? पदार्थ या सब्सटेंस। आपको पूर्व की कक्षाओं में भी कुछ जानकारी दी गई है। पदार्थ किसे कहते हैं? वह सब कुछ जो स्थान घेरता है और जिसमें भार होता है, पदार्थ कहलाता है। जैसे हवा है, पानी है, कुर्सी मेज है, कंकड़ पत्थर है, पृथ्वी है। पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, आपको बताया जा चुका है। ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैसीय अवस्था। तो पदार्थ वास्तव में वह सब कुछ जो स्थान घेरता है और जिसमें भार होता है, पदार्थ कहलाता है। इसके विपरीत ऊर्जा किसे कहते हैं? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा के कई रूप हैं। ऊर्जा को हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। ऊर्जा का हमें केवल अनुभव होता है। अब हम पदार्थों का जो वर्गीकरण है, इस पर एक चार्ट खींचेंगे और उसका अध्ययन करेंगे। पदार्थ या सब्सटेंस 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है विषमांगी पदार्थ। विषमांगी पदार्थ, हेट्रोजीनियस सब्सटेंस। और दूसरा है समांगी पदार्थ। समांगी पदार्थ या होमोजीनियस सब्सटेंस। समांगी पदार्थों को हम पुनः 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो है विलयन या सॉल्यूशन, दूसरा है शुद्ध पदार्थ या प्योर सब्सटेंस। शुद्ध पदार्थ भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो है तत्व या एलिमेंट, और दूसरा है यौगिक या कंपाउंड। अब हम जो ये शब्द लिखे गए हैं, इन्हें समझने का प्रयास करेंगे। पदार्थ तो आपको बताया ही गया कि वह सब कुछ जो स्थान घेरता है और जिसमें भार होता है, पदार्थ कहलाता है। विषमांगी पदार्थ किसे कहते हैं? अनेक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके 2 या 2 से अधिक भाग होते हैं और वो परस्पर मिलकर विषमांगी, अर्थात वो समान रूप से नहीं मिलते बल्कि भिन्न भिन्न भाग के रूप में उपस्थित होते हैं। ऐसे पदार्थों को हम विषमांगी पदार्थ कहते हैं। जैसे मिट्टी है, धूल है, धुआं है या कोलाइडी विलयन है। कोलाइडी विलयन की चर्चा बाद में की जाएगी।
तो इन सभी को हम विषमांगी पदार्थों के अंतर्गत वर्गीकृत करते हैं। दूसरा है समांगी पदार्थ। ऐसे पदार्थ जिनका संगठन समांग हो, होमोजीनियस हो, ऐसे पदार्थों को समांगी पदार्थ कहते हैं। क्योंकि आगे इनका वर्गीकरण किया गया है। समांगी पदार्थ का एक प्रकार है विलयन। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। जैसे पानी में चीनी का विलयन, या पानी में नमक का विलयन, या पानी में एल्कोहल का विलयन, या गैसीय विलयन, ये सभी विलयन के उदाहरण हैं। दूसरा है शुद्ध पदार्थ। विलयन में तो दो या दो से अधिक घटक थे और विलयन का संगठन निश्चित नहीं होता बल्कि अनिश्चित होता है। शुद्ध पदार्थों का संगठन या बनावट निश्चित होती है, इनका संगठन निश्चित होता है। तो शुद्ध पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। एक तो है तत्व। आपने विभिन्न तत्वों के बारे में सुना होगा, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, नाइट्रोजन, बहुत से तत्व हैं, सभी अवस्थाओं में पाए जाते हैं। कुछ तत्व ठोस अवस्था में, कुछ तत्व द्रव अवस्था में, जैसे ब्रोमीन है द्रव अवस्था में, या आयोडीन है ठोस अवस्था में, या जितनी भी धातुएं हैं मरकरी को छोड़कर वो सभी ठोस अवस्था में। मरकरी धातु एक तत्व है जो कि द्रव अवस्था में सामान्य ताप पर पाया जाता है। तो तत्व किसे कहते हैं? समान प्रकार के परमाणुओं से बना हुआ शुद्ध पदार्थ तत्व कहलाता है। वह शुद्ध पदार्थ जो समान प्रकार के परमाणुओं से बना हो। समान प्रकार के परमाणु का क्या अर्थ है? समान प्रकार के परमाणु का अर्थ है समान प्रकार के परमाणु क्रमांकों के परमाणु, समान प्रकार के परमाणु क्रमांकों के परमाणुओं से बना हुआ शुद्ध पदार्थ तत्व कहलाता है। जैसे आयरन के सभी परमाणुओं का परमाणु क्रमांक 26 या 26 होता है, परमाणु क्रमांक 26 आयरन। तो चूंकि परमाणु क्रमांक समान हो गया तो वह जो जितने भी परमाणु हैं सब मिला करके एक तत्व का निर्माण करते हैं। तत्व कभी कभी परमाणु के रूप में पाया जाता है या कभी कभी अणुओं के भी रूप में पाया जाता है। जैसे आयरन परमाणविक ये तत्व है, किंतु नाइट्रोजन है N2 जिसका सूत्र आप जानते हैं, जिसमें दो परमाणु मिलके नाइट्रोजन का एक अणु बनाते हैं। ऐसे ही H2 Cl2 या O3 ओजोन, फास्फोरस है P4, सल्फर है S8, ये सभी तत्व हैं जो कि आणविक अवस्था में पाए जाते हैं। इसी प्रकार दूसरा जो प्रकार है यौगिक। जब दो भिन्न भिन्न प्रकार के तत्व, दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न प्रकार के तत्व परस्पर संयोग करते हैं तब यौगिकों का निर्माण होता है। यौगिकों का भी संगठन निश्चित होता है, इसलिए उन्हें शुद्ध पदार्थों के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे H2O है, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 और 1 के अनुपात में, संख्यात्मक अनुपात, और अगर भारानुसार अनुपात हम देखें तो 2:16 के भारानुपात में ये दोनों तत्व संयुक्त होते हैं। ऐसे ही अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन और ऑक्सीजन ये है। कार्बन डाइऑक्साइड का अगर हम ये तत्वों की संख्या देखें तो 1 और 2 के अनुपात में है, किंतु यदि हम भार के अनुपात में देखें तो कार्बन 12 ग्राम और ऑक्सीजन 32 ग्राम, 12 और 32 के अनुपात में। इसको सरल अनुपात में हम बांट सकते हैं। इसे और काटें तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 16, और काटें तो 3:8 के अनुपात में ये दोनों तत्व, ये भारानुपात है। 3 और 8 ये भारानुपात है। तो इस अनुपात में ये कार्बन और ऑक्सीजन परस्पर संयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं। यौगिक का संगठन निश्चित होता है। यहाँ पर संगठन ही समझाया जा रहा था, तो यौगिकों का संगठन निश्चित होता है। अब हम रसायन विज्ञान में होने वाले परिवर्तनों की चर्चा करेंगे। परिवर्तन
आपको पिछली कक्षाओं में यह बताया गया कि पदार्थों में जो परिवर्तन होता है वह 3 प्रकार का होता है। एक तो भौतिक परिवर्तन, दूसरा रासायनिक परिवर्तन और तीसरा नाभिकीय परिवर्तन। पदार्थों में परिवर्तन चेंजेस इन सब्सटेंसेस, तो 3 प्रकार का। पहला है भौतिक परिवर्तन, या फिजिकल चेंज। दूसरा है रासायनिक परिवर्तन या केमिकल चेंज। और तीसरा आप पढ़ेंगे नाभिकीय परिवर्तन। नाभिकीय परिवर्तन या न्यूक्लियर चेंज। अब हम एक एक करके इन तीनों परिवर्तनों पर अध्ययन करेंगे। फिजिकल चेंज किसे कहते हैं? यह देखा गया कि जब कोई परिवर्तन इस प्रकार से हो कि कोई नया पदार्थ न बने, पदार्थ के मूल गुणों में कोई परिवर्तन न हो, केवल अवस्था का परिवर्तन हो जाए। जैसे आप जानते हैं कि यदि हम बर्फ को गर्म करें तो जल बनता है, और जल को पुनः गर्म करें तो वाष्प बनती है। जल के वाष्प को भाप कहते हैं, उबालने पर भाप। तो यहाँ पर जो परिवर्तन हुआ, बर्फ को गर्म करने पर ये बर्फ पिघल गया, बर्फ का गलन हुआ, तो यहाँ पर गलन की क्रिया, मेल्टिंग। दूसरा, जल को गर्म करें तो यहाँ पर इवेपोरेशन होगा या वाष्पन होगा। वाष्पन या ये वाष्प में बदल जाएगा, वाष्पन। वाष्प को जब हम पुनः ठंडा करें, यहाँ पर गर्म लिखना था, ये वाष्पन की क्रिया, यहाँ पर गलन की क्रिया। पहला जो स्टेप है वो गलन, और दूसरा स्टेप जो है ये वाष्पन। पुनः वाष्प को अगर हम ठंडा करें तो ये जल में परिवर्तित होता है, ये द्रवण की घटना होती है, लिक्वेशन की घटना होती है। तीसरा स्टेप है द्रवण। चौथा स्टेप ये जो है और ठंडा करें जल को, तो चौथा स्टेप होता है जल से बर्फ का बनना, या इसको कहेंगे जमना या फ्रीजिंग। ये जो परिवर्तन है अवस्था परिवर्तन है। वास्तव में इन सभी का, बर्फ का, जल का, वाष्प का, सबका सूत्र H2O ही होता है। इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता, केवल अवस्था परिवर्तन, ये सॉलिड, ये लिक्विड और ये गैस। इस प्रकार का जो परिवर्तन होता है उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। आपने ऊर्ध्वपातन के बारे में सुना होगा कि बहुत से ऐसे पदार्थ होते हैं जिन्हें गर्म करने पर सीधे ठोस अवस्था से वाष्प अवस्था में बदल जाते हैं। जैसे कपूर को यदि हम गर्म करें तो वह सॉलिड स्टेट से सीधे गैस स्टेट में बदल जाता है। इसमें द्रव अवस्था गायब हो जाती है। या गैस को ठंडा करें तो सॉलिड स्टेट प्राप्त होता है। तो इस प्रकार के पदार्थों को ऊर्ध्वपातज पदार्थ कहते हैं। ऊर्ध्वपातज पदार्थ या सब्लिमेट कहते हैं, सब्लिमेट पदार्थ कहते हैं। और इस घटना को ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन कहते हैं। आपने इसके पहले ऊर्ध्वपातन के बारे में पढ़ा है, यहाँ पर केवल रिपीट किया जा रहा है। इसके पश्चात आइए दूसरा जो प्रकार है रासायनिक परिवर्तन, इसकी चर्चा करते हैं। भौतिक परिवर्तन तो आपने पढ़ा, रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ बन जाते हैं, अर्थात जो अभिकारक पदार्थ होते हैं वो
जब उत्पाद में बदलते हैं तो उनकी रासायनिक प्रकृति बदल जाती है, उनका सूत्र बदल जाता है। जैसे हमारे दैनिक जीवन में कुछ घटनाएं हैं, जैसे दही का जमना या लोहे पर जंग लगना या कागज का जलना। अगर हम मैग्नीशियम के तार को जला दें, मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनना, या जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं सभी में इसी प्रकार का परिवर्तन होता है। जैसे यदि हम मैग्नीशियम के तार को जलाएं तो 2Mg + O2 = MgO, 2MgO मैग्नीशियम का ऑक्साइड बन जाता है। ऐसे ही आप पढ़े हैं, जैसे जिंक है, जस्ते पर यदि हम सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया करा दें तो बनता है ZnSO4 जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो ये परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन होते हैं। रासायनिक परिवर्तनों को हम कुछ लक्षणों के आधार पर पहचान सकते हैं। जैसे यदि किसी भी अभिक्रिया में कोई गैस निकल रही है, या रंग परिवर्तन हो रहा है, या ऊष्मा परिवर्तन हो रहा है, तो संभव है कि उसमें रासायनिक परिवर्तन हो रहा हो। अगला है नाभिकीय परिवर्तन। तीसरा न्यूक्लियर चेंज। अनेक इसके अंतर्गत रेडियो एक्टिवता जो घटना होती है, आपने शायद सुना होगा इसके पहले। अनेक पदार्थ रेडियो एक्टिव होते हैं। रेडियो एक्टिव पदार्थों में स्वतः विघटित होने का गुण पाया जाता है। उनके नाभिक स्वतः विघटित होते हैं और उसमें से अल्फा, बीटा, गामा इत्यादि किरणें उत्सर्जित होती रहती हैं। जैसे रेडियम है, यहाँ पर इसको मिटा के लिखते हैं, जैसे रेडियम Ra परमाणु क्रमांक 88 और 226, यह स्वतः विघटित होता है। सेल्फ डिके अर्थात विघटन होना, स्वतः सेल्फ स्वयं विघटित होता है। और ये रेडान आर्यन, ये परमाणु क्रमांक 86 और परमाणु भार 222 तथा हीलियम का जो नाभिक होता है अल्फा कण, ये 2,4He, ये अल्फा कण है। तो अल्फा कणों का उत्सर्जन इस नाभिकीय परिवर्तन में होता है। यहाँ पर रेडियम परमाणु के नाभिक का संगठन बदल जाता है। ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें किसी तत्व के परमाणु नाभिक का संगठन परिवर्तित हो जाता हो और नए प्रकार का तत्व बन जाता हो, ऐसे परिवर्तनों को हम नाभिकीय परिवर्तन कहते हैं। अब हम रसायन विज्ञान का महत्व समझेंगे। आधुनिक रसायन ने हमारे जीवन में लगभग सभी क्षेत्रों में बहुत महत्वपूर्ण योगदान किया है। रसायन विज्ञान ने हमारे जीवन को स्वस्थ, सुखी और समृद्ध बनाया है। रसायन विज्ञान के कारण हमारे देश की अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ है। रसायन विज्ञान हमारे जीवन के अनेक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। जैसे देश में जितने भी उद्योग लगे हुए हैं, चाहे वो वस्त्र उद्योग हो, चाहे साबुन उद्योग हो, चाहे वो धातुओं से संबंधित कोई उद्योग हो, या उर्वरकों से संबंधित कोई उद्योग हो, या औषधियों का उद्योग हो, या हमारे लिए जो कॉस्मेटिक्स बनाने वाली कंपनियां हैं, जैसे साबुन है, शैम्पू है, लिपस्टिक्स हैं, या पाउडर है, क्रीम है, इन सभी का निर्माण किसी न किसी रसायन विज्ञान के ही नियम पर आधारित होता है। आज हमारे जीवन को सुखी बनाने का काम रसायन विज्ञान ने किया है। हम रसायन विज्ञान के महत्व को नकार नहीं सकते। आज के इस वीडियो में इतना ही। शेष बातें अगले वीडियो लेक्चर में प्रस्तुत करूंगा। धन्यवाद।